आखिर भारतीय जनता पार्टी कब तक कहती रहेगी कि गुप्त चुनावी चंदा एक घोटाला नहीं है? अब तो बेंगलुरु की एक अदालत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कांग्रेस उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस यह कह रही है कि इस मुद्दे पर एसआईटी का गठन होना चाहिए। बड़ा प्रश्न यह कि सुप्रीम कोर्ट, जिसने खुद गुप्त चुनावी चंदे की स्कीम को खत्म किया था, वो इस मुद्दे पर एसआईटी का गठन क्यों नहीं करती है? आज मैं इस कार्यक्रम में न सिर्फ निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, और यह एफआईआर सिर्फ निर्मला सीतारमण के खिलाफ नहीं हुआ है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ भी यह एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। क्या इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी खामोशी से कहेगी कि ऑल इज वेल, कुछ गड़बड़ नहीं है? यह मुद्दा क्या है दोस्तों, आपके सामने खबरों के जरिए मैं आपको बतलाना चाहता हूं। निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड स्कीम में जबरन वसूली का आरोप, कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। बेंगलुरु में दर्ज शिकायत में न केवल निर्मला सीतारमण बल्कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कर्नाटक बीजेपी के नेता नलिन कुमार कटील और बीवाई विजेंद्र का भी नाम शामिल है। खबर क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में अब बंद हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना के जरिए जबरन वसूली के आरोप को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। जनाधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में निर्मला सीतारमण और अन्य पर चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था। दोस्तों, जाहिर सी बात है, कांग्रेस इस पर उग्र हो गई है। पार्टी के नेता जयराम रमेश ने सीधे तौर पर निर्मला सीतारमण का इस्तीफे की मांग की है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। इस एफआईआर में हमारे कहने से नहीं, कोर्ट के कहने से ये जो नाम एफआईआर में शामिल किए गए हैं, ये कोर्ट के वजह से, कोर्ट ने कहा है, आदेश दिया है, विशेष अदालत ने आदेश दिया है। एक्यूज नंबर 1 सर्वोपरि देश के हमारे वित्त मंत्री हैं, उनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक रूप से, न्यायिक रूप से और राजनीतिक रूप से। वो दोषी हैं। ईडी, इनकम टैक्स, ये दो संस्थाएं सीधे वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, और एसबीआई भी वित्त मंत्रालय के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो एक्यूज नंबर 1 जो हमारे यूनियन वित्त मंत्री हैं, भारत के वित्त मंत्री हैं, उनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे तो जो कार्रवाई होनी है न्यायिक रूप से, अभी जो सिंघवी साहब ने कहा है वो किया जाएगा, वो चलता रहेगा। पर आज हमारी मांग है, इस एफआईआर को मद्देनजर रखते हुए वित्त मंत्री का इस्तीफा अनिवार्य है। कांग्रेस मानती है कि यह 8,000 करोड़ का घोटाला है। मगर कांग्रेस के मानने से क्या होता है? क्या सुप्रीम कोर्ट भी यह बात मानेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में एसआईटी के गठन की बात करेगी? सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं इस घोटाले के बारे में। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने खास तौर से रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। सुनिए क्या कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। अब चौथा पहलू जो एफआईआर की बात है, ये याद रहे, इसके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि ये एफआईआर ऐसा नहीं है कि मैं रास्ते चलते उठा के एफआईआर डायल कर दी, ये पुलिस अफसर बैठे, इनको मैंने दे दी उठा के एफआईआर, और किसी प्रदेश में उस पुलिस अफसर ने वो एफआईआर शुरू कर दी। जी नहीं, एक प्रावधान होता है, मैं तकनीकी नहीं होना चाहता, उस प्रावधान के अंतर्गत एक फिल्टर होता है, एक जांच होती है प्राथमिक रूप से। उस जांच के आधार पर न्यायालय, न्यायाधीश किसी भी दर्जे का हो जिसके पास अधिकार क्षेत्र है, वो उसको सोच समझ के एक आदेश देता है कि इसमें प्रथम दृष्टीय रूप से एक दंडनीय चीज हुई है, एक ऑफेंस है, प्राथमिक रूप से ये प्रावधान है जो इसमें उठ सकते हैं, आप इसको देखकर तुरंत एफआईआर दायर कीजिए। और यही हुआ, यही प्रक्रिया हुई।
कर्नाटक में इस एफआईआर में। इस एफआईआर में क्या कहा गया है? एक्यूज्ड 1 वित्त मंत्री, एक्यूज्ड 2 ईडी ऑफिशियल्स, एक्यूज्ड 3 बीजेपी ऑफिशियल्स, एक्यूज्ड 4 नलिन कुमार कटील एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस बेयरर्स। इसका भी आपको एक्सट्रैक्ट दे रहे हैं, ट्रांसलेशन दे रहे हैं इसका भी आप। Conspired and extorted more than 8,000 crores from the CEO and MD of MNC and TNC corporate companies in the name of electoral bonds. Accused A1 with the help of A2 has made thousands of crores of money in a secret way for the benefit of A3 at the national level and accused 4 at the Karnataka state level. A1, that is the Honorable Finance Minister, raided and seized several corporate companies by using accused A2 and seized CEOs and MDs of the corporate companies. Fearing the attack of accused A2, many corporate companies were forced to buy electoral bonds worth crores. उसके बाद नाम दिए हैं, आंकड़े दिए हैं, 230 करोड़ एक केस में और कई करोड़, सब लिखा है एफआईआर में। और अंत में लिखा है कि इन प्रावधानों के अंतर्गत, इन आईपीसी और आजकल जो नई संहिता है उसके अंतर्गत ये आरोप बनता है और कुल आंकड़ा है 8,000 करोड़ का। दोस्तों, इस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया भी आई है और मैं आगे जाके आपको बतलाऊंगा कि इस मुद्दे पर एसआईटी के गठन की क्यों जरूरत है, क्योंकि अब मैं अपनी खुद की पड़ताल के जरिए आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से गुप्त चुनावी चंदा का जो मामला था ना, वो एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले वाली स्कीम बनकर रह गई थी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को गुप्त चुनावी चंदे के जरिए पैसे दीजिए, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। और आज नहीं, आज से करीब 6 महीने पहले इसी मंच पर, इसी दीवार पर मैंने आपके सामने वो रिपोर्ट की थी, वो शो किया था। देखिए उसका एक छोटा सा हिस्सा जिसमें मैं आपको बतला रहा हूं कि गुप्त चुनावी चंदा एक हाथ दे दूसरे हाथ ले बनकर रह गया था। इसके जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों, धन्ना सेठों को ब्लैकमेल भी किया जा रहा था कि गुप्त चुनावी चंदा नहीं दोगे तो जेल जाओगे। और कुछ लोग जेल से बच रहे थे ये गुप्त चुनावी चंदा देकर। देखिए, आज से 6 महीने पहले मैंने रिपोर्ट की थी इसी मंच, इसी दीवार पर। देखते हैं। अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने कितने पैसे दिए, मगर मेघा को कितना फायदा हुआ वो मैं आपको बताता हूं एक एक करके आपके स्क्रीन पर। मेघा इंजीनियरिंग बीट्स L&T टू बैग 14,400 करोड़ ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट, जिसकी कीमत 14,400 करोड़ है, वो मेघा को मिला। उसके बाद देखिए साहब, जो इन्हें प्रोजेक्ट मिला था उसके नीचे की तारीख देखिए, 12 मई 2023, और इन्होंने 11 अप्रैल 2023 को चुनावी चंदा दिया 966 करोड़ रुपए। यानी कि 11 अप्रैल 2023 को मेघा इंजीनियरिंग 966 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदते हैं, चंदा देते हैं, और उसके 1 महीने बाद आपके स्क्रीन पर दोस्तों उन्हें मिल जाता है कॉन्ट्रैक्ट 14,400 करोड़ का। सवाल यही किया जा रहा है, कहीं ये क्विड प्रो क्वो तो नहीं है, यानी कि मैं आपकी सेवा करता हूं, बदले में आप मेरी सेवा करें। बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, आगे देखिए। 3,621 करोड़ का बुलेट ट्रेन स्टेशन प्रोजेक्ट, ये किसको मिला? MEIL यानी मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और साथ में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। फिर देखिए, मंगोलिया में 5,400 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला मेघा को। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों? और सबसे बड़ी बात, तेलंगाना का KLIS प्रोजेक्ट, यह एक री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था, और खुद मोदी सरकार की एजेंसी यह कह रही थी कि मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 4 गुना ज्यादा प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो पेश किया। यह मोदी सरकार की CAG कह रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब CAG ने इस कथित घोटाले की तरफ इशारा किया तो क्या मेघा पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं, उल्टा नितिन गडकरी ने मेघा की तारीफ की थी संसद के अंदर। यह तो बात मेघा की हो गई। अब हम बात करते हैं फ्यूचर गेमिंग की, लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन की।
क्या आप जानते हैं दोस्तों, उनके बेटे भाजपा में शामिल हो जाते हैं और आप देख सकते हैं उनके बेटे हैं होसे चार्ल्स मार्टिन। यहां पर वो बाकायदा निर्मला सीतारमन के साथ मुलाकात कर रहे हैं और होसे चार्ल्स मार्टिन जो कि सैंटियागो मार्टिन के बेटे हैं, वो सैंटियागो मार्टिन जिसकी कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए भाजपा को दिए, वो क्या बोल रहे हैं? ऑन बिहाफ ऑफ AIFLTAI had a productive meeting with Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji and discussed unlocking lottery industry's potential in India. We hope to create 5 crore plus jobs and livelihood for the underprivileged. यहां पर सैंटियागो मार्टिन का बेटा वित्त मंत्री से मुलाकात कर रहा है। जिस कंपनी का ऑपरेटिंग राजस्व 500 करोड़ है, वो 1368 करोड़ रुपए गुप्त चुनावी चंदे कैसे खरीद सकता है और दान कैसे कर सकता है? और सबसे बड़ी बात, 2019 से फ्यूचर गेमिंग पर एजेंसीज की कार्रवाई शुरू होती है। 2019 से कार्रवाई चलती है और 2022-23 में उनके 400 करोड़ की संपत्ति को ईडी अटैच कर देती है, जब्त कर देती है। अब आप यह कह सकते हैं कि चंदा देने के बावजूद उनकी संपत्ति को अटैच किया, मगर क्या सैंटियागो मार्टिन को गिरफ्तार किया गया? उनके बेटे भाजपा में क्यों शामिल हो गए? ये तमाम सवालात हैं। इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी की स्कीम है, जो गारंटी की बात करते हैं, वो आज पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। इसीलिए मैं सवाल उठा रहा हूं कि क्या गुप्त चुनावी चंदा आजाद भारत के इतिहास का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला है? आखिर क्यों मोदी सरकार इस मामले को छुपाने की कोशिश कर रही थी? आखिर क्यों राष्ट्रीय बैंक SBI ने झूठ बोला कि हम 30 जून से पहले जानकारी नहीं दे सकते, मगर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है तो 12 मार्च को ये सारी जानकारी जो है वो सामने आ जाती है? सवाल तो किए जाएंगे ना, क्या इस मुद्दे से मोदी सरकार बच सकती है? क्या SBI पर दबाव बनाया गया था मोदी सरकार द्वारा झूठ बोलने के लिए? स्वाभाविक सी बात है, इसका जवाब हां है, क्योंकि SBI मोदी सरकार के अंतर्गत काम करती है। और सबसे बड़ी बात, सेरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला यहां प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। आप जानते हैं 2021 में उनकी वैक्सीन कोविशील्ड सामने आती है और इन आंकड़ों के मुताबिक, रॉयटर्स की इस पड़ताल के मुताबिक, अगले ही साल सेरम इंस्टीट्यूट भाजपा को 52 करोड़ का चंदा देता है सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। 3 मिसाल मैंने आपको दी है, मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, फ्यूचर गेमिंग की, और तीसरा सेरम इंस्टीट्यूट की। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये भ्रष्टाचार के मामले हैं, मगर यहां दिखाई दे रहा है बाकायदा कि दबाव था। क्या चुनावी चंदा देने की एवज में फायदा हुआ? और सबसे बड़ी बात, 2 कंपनियों की मैं बात करना चाहूंगा, ऑरबिंदो और शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स के दफ्तरों पर रेड पड़ती है और उसके अगले महीने वो लोग चुनावी चंदा देते हैं। अब ये चुनावी चंदा किस पॉलिटिकल पार्टी को गया, ये सामने आना चाहिए ना। उसी तरह से ऑरबिंदो के मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अगले ही महीने वो चुनावी चंदा देते हैं। अब ये पैसा किसको गया, ये भी तो सामने आना चाहिए ना। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आजाद भारत के इतिहास का यह सबसे बड़ा स्कैम है। अरुण जेटली जो अपने दफ्तर में बैठ के तमाम न्यूज चैनल्स को कंट्रोल किया करते थे, आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर यही वो व्यक्ति है, अरुण जेटली, जो ये स्कीम लेकर आए थे। याद कीजिए, जब ये स्कीम लेकर आए थे तो इसका विरोध रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था, चुनाव आयोग ने किया था। यह बात अलग है कि बाद में इन्होंने यू टर्न ले लिया, चुनाव आयोग ने तो ले ही लिया, मगर याद कीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन उर्जित पटेल, इन्होंने वक्त से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये सब क्या हो रहा है दोस्तों? अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से निर्मला सीतारमन के इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया है। बीजेपी का बयान आपके स्क्रीन पर। बीजेपी कहती है, बीजेपी ने आरोपों को नकारते हुए निर्मला सीतारमन का बचाव किया है। पार्टी ने तर्क दिया है कि आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और चुनावी बॉन्ड का मुद्दा नीतिगत मामला है, ना कि आपराधिक।
बीजेपी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर चल रहे मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी केस को लेकर भी हमला किया। सुना आपने दोस्तों भाजपा ने क्या कहा कि यह नीतिगत मामला है। अभी अभी मैंने आपको रिपोर्ट बताई है और मैं चुनौती देना चाहता हूं पूरी अंधभक्त बिरादरी को, पूरे आईटी सेल को, कि जो शब्द, जो जानकारी मैंने आपके सामने पेश की है, इसमें एक भी जानकारी को आप गलत साबित करके दिखाइए। यह 6 महीने पुरानी रिपोर्ट है। हो सकता है कि इस रिपोर्ट में कुछ और तब्दीलियां आई होंगी, मगर यह बुनियादी सत्य है। अब भी भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि यह नीतिगत मामला है। सीधा सा सवाल है दोस्तों, आपके सामने तथ्यों के जरिए मैंने आपको बतलाया कि इस हाथ दे दूसरे हाथ ले का काम चल रहा था। मैं ये तो नहीं कहता कि निर्मला सीतारमण को इस्तीफा देना चाहिए, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि यह मामला वजूद में तब आया था जब अरुण जेटली वित्त मंत्री हुआ करते थे। उस वक्त चुनाव आयोग ने इसका विरोध किया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विरोध किया था, मगर फिर रहस्यमय तरीके से कुछ दबाव काम आए जिसके चलते उन्होंने यू टर्न ले लिया। तो जाहिर सी बात है, यह जो गुप्त चुनावी चंदा का स्कीम जो आया है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली की दिमाग की उपज है। निर्मला सीतारमण इस वक्त वित्त मंत्री हैं, उन पर हमला करना आसान है, मगर आप भी जानते हैं कि गुप्त चुनावी चंदा के वजूद में आने को लेकर उनका कोई हाथ नहीं था। इसमें प्रधानमंत्री का हाथ था। और हम यह ना भूलें, जब अदालत ने उस स्कीम पर रोक लगा दी थी, तब भी प्रधानमंत्री गोदी मीडिया को इंटरव्यूज में उसे डिफेंड कर रहे थे, उसे जायज ठहरा रहे थे। जी हां, सही सुना आपने। जबकि सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर चुकी थी, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कदर चोट पहुंची थी कि वो सभी मंचों पर जाकर, सभी इंटरव्यूज में जाकर उसे जायज ठहराने का काम कर रहे थे। सीधी सी बात दोस्तों, इस पर एक आजाद एसआईटी का गठन क्यों नहीं होता? सुप्रीम कोर्ट एसआईटी का गठन क्यों नहीं करती? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना, होना चाहिए ना। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो क्या कहते हैं कि वो करप्शन के खिलाफ गारंटी हैं। याद है कि नहीं आपको क्या कहा था उन्होंने? सुनिए। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। और यही नहीं, वो पुराना बयान कौन सा है? न खाऊंगा न खाने दूंगा। गौर फरमाइए। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ऐसे में अगर कांग्रेस एसआईटी के गठन की मांग कर रही है तो क्या गलत कर रही है? किस बात का डर है भारतीय जनता पार्टी को? कौन से राज सामने आ जाएंगे, कौन से गुप्त राज सामने आ जाएंगे जिसको लेकर भाजपा डरी हुई है? जयराम रमेश इस मुद्दे पर एसआईटी के गठन की मांग कर रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। चंदा दो, धंधा लो, प्रीपेड, ठेका लो, रिश्वत दो, पोस्टपेड, हफ्ता वसूली, पोस्ट रेड, और चौथा फर्जी कंपनी। तो ये है बैकग्राउंड, ये है पृष्ठभूमि इस एफआईआर का। 4 महीने से हम मांग कर रहे हैं कि एक एसआईटी होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, ताकि पूरा खुलासा हो किन्होंने फायदा उठाया है इलेक्ट्रल बॉन्ड का, क्यों इलेक्ट्रल बॉन्ड उन्होंने खरीदा, उन पर क्या धमकियां दी गई थी, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का कैसा दुरुस्तेमाल हुआ, दुरुपयोग हुआ, ताकि कंपनियों को मजबूरी वो इलेक्ट्रल बॉन्ड उनको खरीदना ही पड़ा। हमने ये मांग करते आए हैं। हमने कई बार जेपीसी की भी मांग की है इस मामले को लेकर। पर परसों दिन एक बेंगलुरु के एक विशेष कोर्ट के आदेश अनुसार एक एफआईआर दर्ज हुआ है, और अभी अभी सिंघवी जी ने आपको बताया है अगले कदम क्या होंगे। समन्स होगा,
स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। मुझे ताज्जुब होता है दोस्तों, इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को करप्शन के खिलाफ पहली गारंटी के तौर पर पेश करते हैं। प्रधानमंत्री, कुछ देर के लिए अगर हम गुप्त चुनावी चंदे को भूल भी जाएं तो ऐसी ढेरों मिसाल हैं जहां कभी सड़क धंस जाती है, कभी एयरपोर्ट की छत गिर जाती है, कभी प्रगति मैदान के अंडरपास में पानी भर जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जितने भी निर्माण हुए, इनमें से कई निर्माण निजी औद्योगिक संस्थानों को दिए गए। और दिलचस्प बात यह भी है कि इन औद्योगिक संस्थानों ने गुप्त चुनावी चंदे के जरिए भारतीय जनता पार्टी को पैसे दिए। आपको याद है सिलक्यारा टनल, हमारे करीब 60 मजदूर फंस गए थे। तब रैट माइनर्स की कोशिशों के चलते हम उत्तराखंड में अपने मजदूरों को बचा पाए थे। उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ था? सिलक्यारा टनल का निर्माण जिस औद्योगिक समूह ने किया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं, आज तक कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा जिस रैट माइनर ने हमारे मजदूरों को बचाया, उसके घर को दिल्ली में बुलडोजर से उड़ा दिया गया था। यानी कि जिसने जान बचाई, जो रक्षक था, तुमने बुलडोजर से उसे रौंद दिया, मगर जिसकी वजह से सिलक्यारा टनल में हमारे मजदूर फंस गए थे, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास का यह एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।